हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है इसमें एक नया सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब हम करेंगे ज्योग्राफी करेंगे गाइज। उसमें भी हमारे पास दो ज्योग्राफी हैं, एक है आपका भारत का भूगोल और एक है आपका क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो एक इंडियन ज्योग्राफी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। तो थोड़ा सा बड़ा है ज्योग्राफी गाइज, हम तो वही करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक हमारा चलता जाएगा। तो जो हमारा जो पहला चैप्टर होगा गाइज यहाँ पे है, वो है आपका सामान्य परिचय। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज, ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आती है सीरियसली, या आपको कुछ भी अगर पसंद आती है तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। अगर आपको कुछ सजेशन देना है, कोई आपकी तरफ से कोई, अगर आप चाहते हैं कोई बुक या कुछ भी स्टार्ट हो, तो आप प्लीज़ उसके बारे में कमेंट में आप लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आप क्या कहते हैं, वीडियो पसंद करते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। प्लस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 जो है सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या है, टाइम वेस्ट किए बगैर हम क्या करते हैं, अपनी जो ये है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, हम बहुत धीरे 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 बट हम सारी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत का भूगोल, उसमें भी सामान्य परिचय की बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, कंप्लीट करेंगे हम, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे, बिकॉज क्या है कि अब एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग इसका क्या है सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है भारत का भूगोल। अब हम इसमें अभी जो करेंगे वो हम करेंगे सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में क्या क्या आएगा, जैसे क्षेत्रफल, आकांक्षीय विस्तार हो गया, भारत एवं कर्क रेखा हो गया, आपका मानक समय हो गया, दूरस्थ बिंदु हो गया, सीमावर्ती जो है देश हो गए आपके। फिर भौगोलिक विभाजन की हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे भारत के प्राकृतिक प्रदेश हो गए, उत्तर के जो है पर्वतीय प्रदेश हो गए, दक्षिण और मध्य भारत की जो पर्वतीय श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, पर्वत चोटियाँ हो गई, घाटी हैं, दर्रे हैं, हिमरेखा है, हिमनद है, पठार है, तटीय भाग है। तो गाइस इस तरह से हम एक बार आपको ऐसी सिलेबस दिखा देते हैं, आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, और साथ साथ हम सिलेबस के साथ साथ अब क्या है धीरे धीरे एक एक करके ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे दोस्तों। आप देख लीजिए एक बार सिलेबस खुद से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, फिर ठीक है, एक बार आप यहाँ भी देख लीजिए जितना भी है, फिर क्योंकि इस पर अभी टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, वीडियो हो जाएगी बड़ी हमारी, काफ़ी बड़ा भी ये चैप्टर है। ठीक है, इस यहाँ पे जैसे झूमिंग कृषि है, आपका कृषि विविध आ जाएगा, पशुपालन है, खनिज संसाधन है, विद्युत ऊर्जा है, उद्योग, भारत के अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन स्थल। तो कैसे ये भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको आप मानिएगा नहीं, तो पर्यटन स्थल है, विविध, सारी चीज़ें हम क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। काफ़ी बड़ी है, तो ये कितने पेजेस की है गाइस, ये 339 पेजेस हैं इसमें। चलिए ठीक है, ये सब का लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम मेरा है कि किस तरह से पूरा कराना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलो फिर अब क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट अपने भारत का भूगोल सामान्य परिचय। जो सबसे पहला इसमें हम पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। तो अब देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब सब्जेक्ट है ये। ठीक है, लगता है कि यार ज्योग्राफी बहुत ही बोरिंग सा होता है, बट होता नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जो भारत है, भारत कौन से महाद्वीप पे आता है, एशिया महाद्वीप पे आता है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप पर स्थित क्या है, एक दक्षिण एशियाई देश है, यानी कि हम बात करते हैं उत्तर, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो एशिया महाद्वीप पे दक्षिण में है। ठीक है, ये क्या है, चतुष्कोणीय आकृति वाला क्या है, एक देश, कहाँ, हिंद महासागर के उत्तर में। हमें पता है हिंद महासागर। तो इस एक चीज़ और है कि आप इसके साथ क्या है एक एटलस लेके बैठेंगे ना, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे हिंद महासागर है, उसके क्या है उत्तर में है आपका क्या, एशिया महाद्वीप, जिसपे है भारत। ठीक है, फिर लिखा है आकांक्षीय विस्तार के दृष्टिकोण से क्या है, भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में, देशांतीय विस्तार की दृष्टि से कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं ऐसे ही आपको बता दूँ थोड़ा सा। सपोज कि हमारा ये ग्लोब है, ग्लोब में हमारा कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भारत है इधर। ठीक है, अब हम अगर हम बात करें आकांक्षीय विस्तार की, तो गैस ये होता है आपकी आकांक्षीय अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम ये वाली लेते हैं सेंटर में, तो ये हो गया आपका उत्तर का साइड। ठीक है, और अगर हम देशांतर की बात करें तो ये वाली होती है आपकी देशांतर रेखा। अगर इसके हिसाब से हम ये वाली को सेंटर मान लेते हैं, 0 डिग्री मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास ये कहाँ है, ईस्ट में, यानी ईस्ट में हो गया देशांतर के हिसाब से, और नॉर्थ में हो गया आपका किसके हिसाब से, अक्षांश के मतलब। तो यहाँ पे इसमें लिखा है दृष्टिकोण में क्या है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, आकांक्षीय विस्तार में हमने देखा ऊपर की तरफ है,
ऊपर की तरफ है यानी उत्तर में है, और देशांतर में हम देखते हैं तो कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध में। ये आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर लिखा भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है, कि मतलब जो उसके हम बात कर रहे हैं कि आकार की अगर हम बात करें तो भारत 7वें नंबर पे आता है। सबसे बड़ा आकार किस देश का है गाइस, रशिया का है, उसके बाद आपका है कनाडा, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद आपकी आता है भारत। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये आपके 2nd नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी गाइस, चाइना की है, उसके बाद किसकी, हमारी है। ओके, अब हम बात करेंगे कि 26 जनवरी 1920 में क्या होता है। देखिए बिल्कुल अपडेट हुआ है। अपडेट में क्या है कि जब ये जम्मू कश्मीर हो गया, दादर नागर, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, दादर नागर हवेली और दमन दीव एक हो गया, जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए। उसके बाद जो हमारे पास जो 26 जनवरी 1920 की बात आ रही है, तो उस वक्त क्या है, हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी हो गया, आपका अंडमान निकोबार हो गया, दादर नागर, लक्षद्वीप, ये सारे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, नवीनतम केंद्रीय प्रदेश, ठीक है, सॉरी, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर और नागर हवेली और दमन दीव है। ठीक है, कि ये दोनों पहले अलग अलग थे, अब क्या हो गया, जुड़ गए, एक हो गए। ठीक है, जिसमें क्या है, समामिलित कर एक केंद्र, मतलब इसको क्या है, मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश का क्या है, निर्माण कर दिया गया है। अब इससे पहले क्या है, निर्मित केंद्र शासित प्रदेश क्या, जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। मतलब इससे पहले क्या होता है, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो भारत का अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो गाइस शॉर्ट में अगर कहें तो हम 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, और वैसे देखते हैं पूरा डेटा देखते तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4, अगर हम पूरे दुनिया का ले, पूरे वर्ल्ड ग्लोब का लें, तो उसमें जो है भारत कितना एरिया कवर करता है, तो 2.4% जो है एरिया कवर करता है। ठीक है, कितना, इतना। और भारत में जो है संपूर्ण, अगर हम जनसंख्या की बात करें, संपूर्ण विश्व में अगर भारत की हम जनसंख्या की बात करें तो वो कितनी जनसंख्या है भारत में, 100 मान लो पूरे विश्व में है तो 17.5 आपके भारत में। ठीक है, और ये किस पे आधारित है, देखिए ये 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। देखिएगा इसे, अभी हम 2011 का ही सेंसस चल रहा है, अभी हमारा 2021 का आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम 2011 का ही चला रहे हैं। ठीक है, तो भारत के जो है मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ, इसने कहा कि भारत की जो मुख्य भूमि है ना, जैसे सपोज कि ये आपका भारत बना हुआ है, तो गाइस इसने जो कहा कि इसकी जो मुख्य भूमि उसका विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है, वो है 3214 किलोमीटर। और अगर हम पूर्व पश्चिम की बात करें तो ये कितने किलोमीटर, ये है आपका 2933 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे कहानी कुछ है, यहाँ एरिया वाइज मतलब कि किसका कितना बड़ा क्षेत्रफल। देखिएगा इस कैसे याद रखना है आपको। देखिए 1, 2 कनाडा, 3 USA, 4 चाइना, फिर 5th आपका ब्राज़ील हो जाएगा गाइस, 6th आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा जाता है भारत। मतलब आपको कुछ ऐसे बनाना है, एक आपको बनाना है चतुर्भुज, ठीक है, मतलब 4 मतलब एक ट्रायंगल, फिर उसके बाद ये वाला आ जाएगा और उसके बाद आ जाता है आपका भारत। अब आई होप आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारत के कुल क्षेत्रफल यानी कि 32 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है गैर कानूनी ढंग से जो है पाकिस्तान के कब्जे वाला, यानी कि हम बात कर रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर जो है, ठीक है, वो कितना है आपका 78,114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और पाक द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को भी दे दिया है। मतलब क्या है, पाकिस्तान के पास था और उसने गैर कानूनी ढंग से क्या किया, कुछ एरिया चीन को दे दिया। कितना दिया गया, यहाँ पे दिया है 5,118 वर्ग किलोमीटर, 81 वर्ग किलोमीटर जो है उसने चीन को दे दिया है। ठीक है, उसके बाद गैर कानूनी ढंग से चीन ने भी कब्जा कर रखा है इस, तो वो कितना किया है 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है चीन ने कब्जा किया है। मतलब पाकिस्तान ने भी किया है, पाकिस्तान ने ही अपने कब्जे वाला क्या करा, चीन को दे दिया है, और चीन ने खुद भी कब्जा कर रखा है। इतना एरिया तो जो ऊपर जम्मू कश्मीर का एरिया ये इन लोगों ने कब्जा ही कर रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, के आंकड़ों के अनुसार क्या कहेंगे कि जो गांव की संख्या है ना इस वक्त भारत में, वो कितनी है, यहाँ पे है 6,40,932। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, और सही उत्तर के चयन हेतु क्या है अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है, अब लिखा है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, बिल्कुल ही गलत है ये। फिर ये स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग क्या है 2.4% भाग जो है अधिकृत करता है। ठीक है गोल। फिर लिखा है समूचा जो है भारत उष्णकटिबंध में है स्थित है। ठीक है, अब इसको भी देखेंगे। अब यहाँ लिखा है
82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग उसकी जो मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम एक बार व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में देखिए क्या है। देखिए गाइस, एक चीज़ आप हमेशा करिएगा कि जब व्याख्या पढ़े ना और नोट्स जो हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है, तो नोट्स तो हो गया अपनी जगह। ठीक है, अब आप जो व्याख्या देखेंगे, अगर आपको इसमें कुछ नया, आप देखिए नोट्स बनाइए, तो अभी जो हमने नोट्स पढ़े हैं उसको देखिए और व्याख्या देखिए। जो व्याख्या में नया है वैसे उस पर या तो कर लिए अंडरलाइन या उस पूरे बॉक्स पर कर लीजिए कोई मार्कर से कि मुझे ये बॉक्स तो पढ़ना है क्योंकि ये नोट से अलग है। ठीक है, तो इस यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। तो भारत विश्व का क्या है, 7वां बड़ा देश है, ना कि 5वां। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित क्या है, अक्षांशीय जो विस्तार है वो देखिए कैसे है। तो गाइस वो कहते हैं, हम अगर इस तरह से भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे है आपका 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और जब हम देशांतर की बात करते हैं तो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे यहाँ तक। तो ठीक है, इसका है नहीं फिलहाल, तो ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार इसने बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, जबकि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है इसका 23 डिग्री जो है 30 उत्तरी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, मतलब उत्तरी और दक्षिणी, मतलब इसने ये बोला कि जो हमारा इंडिया है ना, सपोज कि ये हमारा इंडिया बना हुआ है, ठीक है, तो ये कुछ सभी इंडिया है, तो यहाँ से जाता है आपका 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये क्या है, उत्तर और दक्षिण अक्षांश, यानी कि आपका ये उत्तरी अक्षांश इधर वाला, दक्षिणी अक्षांश इन दोनों के क्या है, बिल्कुल ही मध्य है। तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश जैसे कि हमने लिखा था 6 डिग्री 45 मिनट और यहाँ लिखा था हमने 37 डिग्री 6 मिनट, ये वाला जो था ये, तो इसके मध्य में है आपका ये वाला। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे ना तभी यही आएगा। ठीक है जो दोस्तों, तो इसके बाद इसने लिखा है कथन एक, मतलब पहला और तीसरा गलत है। तो देखिए तीसरे में क्या था, एक बार हम देख लेते हैं। तो तीसरे में था समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, नहीं उष्णकटिबंधीय में नहीं स्थित है, ये एक्चुअली मध्य से क्या है बीच रेखा ऐसे करके जाती है। ठीक है, आधा तो उष्ण है आधा उपोष्ण कटि, नीचे वाला उष्णकटिबंधीय में है और ऊपर वाला जो है उपोष्ण कटिबंधीय में। तो इसमें लिखा है भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो है अधिकृत करता है, सही बात है। और 82 डिग्री 30 जो पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है। गाइस अभी हमने पढ़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। फिर भारतवर्ष जो है आकार में विश्व का, आकार की बात करें फिर वो 7वें नंबर पर आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, उसकी व्याख्या में आपको इसका आंसर भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 उसकी व्याख्या में आपको इसका आंसर भी मिलेगा। तो आपको अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर देते ना, इसको दोबारा से नहीं भी पढ़ते, अपना 5 सेकंड या 10 सेकंड भी बचाते हैं तो बहुत ही सही है गाइस, 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या लिखा है, भारत का क्षेत्रफल जो है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या है, संपूर्ण मानव जाति का कितना है। अच्छा, तो इसमें जो जनसंख्या है भारत की वो कितनी है, 17.5 है। वैसे तो यहाँ पे 17 आंसर में लिखा है, तो किस संपूर्ण मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें 17.5% का है भारत में खुद रहते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं है वैसे। तो इसने कहा कि भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, एक चीज़। दूसरी इसने कहा कि इसका जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 2.4% है। और तीसरा इसने का जो जनसंख्या है 2011 के जनगणना के हिसाब से वो पूरे विश्व की 17.5% है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखा है भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कितने गांव हैं, तो इसमें से तो कोई भी नहीं, 6,40,932 गाँव हैं। तो गाइस इसको भी नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, मतलब इसकी व्याख्या भी नहीं, क्योंकि हम नोट्स, इससे ज़्यादा हम नोट्स पे ध्यान देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन निम्नलिखित जोड़ों में से क्या है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें डी लिखा है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, गाइस 26 है। नहीं, अगर हम नए डेटा के हिसाब से बात करें तो कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है इतनी तो हमारी जनसंख्या भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, वही चीज़ लिखिए, मिलियंस में लिखिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसने जो आपका अक्षांशीय विस्तार बताया है गाइस, देखिए अब जैसे हम अभी हमने जो पिछला पढ़ा था वहाँ पे कुछ 6 डिग्री करके लिखा था। ठीक है, लेकिन जब हम अब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है 8 डिग्री। अब ये कैसे हो गया, देखिए गाइस यहाँ पे है अंडमान निकोबार, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 6 डिग्री, लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 8 डिग्री 4 जो है मिनट है। और यहाँ ऊपर क्या है, वो तो वही है 37 डिग्री 6 उत्तर तक।
ठीक है, ये अक्षांशीय है। और देशांतरीय गाइस ये लिखा है जैसे कि मतलब ऐसे करके, तो यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये उसका हो गया क्या, देशांतरीय विस्तार हो गया भारत का। अब लिखा है यहाँ पे 26 जनवरी 1920 में क्या है, भारत में अगर कुल राज्यों की संख्या बताएं तो 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। तो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें वो कौन सा है, दादर नागर हवेली तथा दमन दीव। गाइस ये दोनों एक हो गए हैं, ठीक है, ये पूरा एक का नाम है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे चलिए, वहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं ये वाले जो पहला पार्ट था उसके हो गए हैं खत्म। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, वो है आपका अक्षांशीय विस्तार। तो इस अक्षांश पहले ऐसे ही देख लेते हैं क्या होता है कि जब आप ग्लोब बनाते हैं तो आपने देखा होगा ग्लोब में कुछ इस तरह की भी लाइन खींची होती है। तो एक तो आपकी बीच वाली हो गई जो कि होती है आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर होती है, 0 डिग्री होती है, ये आपकी बीच की लाइन होती है। उसके ऊपर और नीचे भी क्या होते हैं, इस तरह की लाइन खींची होती है, तो वो होती है अक्षांशीय रेखा, इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। अगर भारत यहाँ पे है तो हम क्या कहेंगे, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, मतलब कि नीचे वाली लाइन कौन सी है और ऊपर वाली लाइन कितने डिग्री पे है। तो नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन को दोनों को, तो ये इसका विस्तार हो जाएगा। मान लो 0 से लेकर 10, तो ये क्या है 0 से 10 उसका विस्तार हो जाएगा, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है अगर आप इस तरह से लाइन की बात करेंगे तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लिखा है भूपृष्ठ पर विषुवतीय रेखा यानी कि इक्वेटर, बीच वाली जो लाइन है इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो कोणीय दूरी होती है उसको बोलते हैं अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, कोई भी कोणीय दूरी आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो फिर इन दोनों लाइन को अगर मिला दे तो वो एक क्या बन जाता है, अक्षांशीय रेखा बन जाती है, ठीक है। अब लिखा है अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर, मतलब गोल होती है पृथ्वी, उसके चारों ओर एक लाइन पूरी खींचती है, ठीक है। हमें फ्रंट से तो सिर्फ एक सीधी दिखेगी, लेकिन अब हम पूरा देखेंगे तो सीधी वो ऐसे रहेगी, ठीक है। तो क्या है, पृथ्वी के चारों ओर क्या पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या है, विषुवतीय रेखा के समानांतर खींची जाती है, बिल्कुल खींची जाती है। विषुवतीय रेखा के, अगर आपका ग्लोब है ये आपकी विषुवतीय रेखा है, तो इसके चारों ओर इस तरह से पूरी लाइन जो है आपकी ऐसे करके खींची होगी, ठीक है। तो ये क्या है, इस लाइन के समानांतर है ये लाइन विषुवतीय रेखा के। तो यहाँ लिखा है अक्षांशों को किसमें हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि कितना 8 डिग्री ऐसे करके लिखा है मान लीजिए, ठीक है। तो ये लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट और उसके बाद सेकंड आता है, ठीक है। मान लो उसके आगे 2 तो आगे भी लिखा है, तो इसमें होता है अंश, पहले अंशों में होता है यानी डिग्री बोलते हैं, फिर मिनट में होता है, फिर सेकंड में होता है, ये पूरा इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके लिखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला जो 0 अक्षांश होता है यानी कि भूमध्य रेखा, जो बिल्कुल बीच वाली होती है ना गाइस, उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। जैसे कि ये देखिए, ये जो सेंटर वाली है ना, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा कहा जाता है बीच वाले को। विषुवतीय रेखा यही भूमध्य रेखा है, यही विषुवतीय रेखा के उत्तर को क्या है, ये जो अगर हम इससे ऊपर वाली सारी लाइन देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे वाली हम सारी लाइंस अगर देखते हैं तो ये वाला जो साइड होता है नीचे वाला, इसके नीचे वाला, ये होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो अक्षांशीय रेखा को क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो उत्तरी अक्षांश रेखा। और भूमध्य रेखा के नीचे वाली को बोलते हैं हम दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अब यहाँ पे देशांतर का दे रखा है, चलिए जब आएगा तो हम एक बार देख लेंगे। तो इसमें एक बार थोड़ा सा ऐसे देखिए देशांतर का एक बार यहाँ पे चित्र देख लेते हैं, आगे फिर पढ़ाएंगे। तो जैसे ये बीच वाली होती है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री। एक इसको ये भी बोलते हैं प्रधान यामुत्तर रेखा, ठीक है। मान लेते हैं 0 डिग्री, जो अगर हम सीधी लाइन की, अभी तक तो हमने हॉरिजॉन्टल देखे, अब हम वर्टिकल देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका प्रधान यामुत्तर रेखा, या फिर इसने बोला ग्रीनविच रेखा। अब इसके जब आप इस साइड जाते हैं तो गाइस ये पूरब की साइड हो गई, और ये वाली साइड जाते हैं ये पश्चिम की साइड हो गई। तो ये हो गया पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि ये देशांतर है लाइन इस तरह वाली, जो इस तरह हमने देखी थी, ये वाली आपकी क्या थी, अक्षांशीय रेखा थी, ये देशांतर रेखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा पूरब की साइड पूर्वी देशांतर रेखा, यहाँ हो जाएगा पश्चिम की साइड पश्चिमी देशांतर रेखा। आगे बढ़ते हैं। यदि लिखा है अक्षांश रेखा को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो जो है उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा और दक्षिण गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा होंगी। इसका है इसका मतलब कुछ इस तरह से हो गया, जैसे कि आपने ग्लोब बनाया, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाला जो होता है ना, ये पॉइंट होता है आपका 90 डिग्री का, और ये पॉइंट भी आपका क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब क्या है, अब इस तरह से आप लाइन खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 89, इसके नीचे वाली होगी 89, और ये होगी आपकी 1, ठीक है। ये हो गई 1,
पहली वाली हो गई 1, क्योंकि ये वाली तो देखिए 0 है, ठीक है, ये 0 है, ये हो गई 1, यहाँ वाली हो गई 89, फिर आता है 90। अगर हम रेखाओं की बात करें तो गाइस 90 कोई रेखा नहीं है, ये सिर्फ एक बिंदु है, उसको आप काउंट मत करिए, ठीक है, 90 को काउंट मत करिए। तो 1 से लेकर 89, तो उत्तर की साइड में आपके पास 89 रेखा होंगी। तो इसी तरह यहाँ हो गई 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके यहाँ पे ये वाली जो रेखा होगी वो होगी 89, उसके बाद आ जाएगी 90। तो दक्षिण की साइड में भी क्या होगी आपकी 89 रेखा होगी, प्लस दो हो गई 89 प्लस 89 जितनी भी हो गई अभी हम कैलकुलेट करके, प्लस वन कौन सी है, ये जो आपकी 0 डिग्री वाली ये भी एक रेखा हो गई, ठीक है, 89 प्लस 1, ठीक है। तो गाइस आइए देखते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी है 89 है, उत्तरी गोलार्ध में भी कितनी है 89 है। विषुवत रेखा को भी अगर हम ले लें तो यहाँ पे कितनी हो गई 89 प्लस 1 विषुवत रेखा, ठीक है। तो टोटल कितनी है आपके पास, अगर हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो आपके पास 179 अक्षांशीय रेखाएं हैं, किंतु दो समानांतर अक्षांशीय रेखा के मध्य की दूरी, यानी कि जो इसने कहा ना ये वाली, जो इसमें जैसे ये दो रेखाएं, ये वाली एक रेखा ले ली, ये रेखा ले ली, तो इसके बीच की जो दूरी है गाइस वो कितनी है 111 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है 111 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिखा है यहाँ पे कितना लिखा है 111 किलोमीटर लिखा है। अब लिखा है भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, ठीक है। इसने कहा कि अगर हम बात करें पृथ्वी पर एक उत्तरी ध्रुव होता है गाइस, एक होता है दक्षिण, ये होता है आपका दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। तो इसने कहा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है ये वाली, तो इसने बोला ये क्या है प्रधान यामोत्तर रेखा होती है, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या कहा, ये काल्पनिक रेखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगी वो रेखा, मान लिया है हमने, ठीक है। तो ये रेखा क्या है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, ठीक है, वहीं पे बीच में कहीं लंदन पड़ता है और उसी का एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ से गुजरती है। तो प्रधान यामोत्तर रेखा को जो है 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है, इसी को 0 डिग्री भी बोल दिया, इसी को प्रधान यामोत्तर भी बोल दिया, और इसी को क्या हमने एक और चीज़ बोली है ग्रीनविच रेखा भी बोला, देखिए 3 चीज़ बोल दी इसको, ठीक है। फिर इसने कहा प्रधान यामोत्तर रेखा के पूरब और पश्चिम में क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो भी रेखाएं, चलिए रुकिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा पश्चिम में उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं उनको हम क्या बोलते हैं, जो ये वाली है प्रधान या इसके यहाँ वाली रेखा और यहाँ वाली रेखा, इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। जो सीधी सीधी होती हैं देशांतर रेखाएं होती हैं, और ये क्या होती है एक दूसरे के समानांतर नहीं होती। अब ये कैसे मानेंगे हम समानांतर नहीं होती, अक्षांश वाली तो समानांतर होती हैं, ठीक है, बिल्कुल साथ चलती है। लेकिन अब इसमें क्या है गाइस, ऐसा ग्लोब है, तो जब आप इस तरह से ले जाएंगे, फिर जब आप दूसरी इस तरह से ले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 रेखाओं के बीच की, क्योंकि ये तो पॉइंट पे आके मिल गया ना, तो यहाँ जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो रेखाओं के बीच की दूरी है वो कम होगी और बीच में जाके सारी रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही आप सेंटर पे यानी कि भूमध्य रेखा के पास आते हैं तो वहाँ पे जो है दूरी ज़्यादा होती है। फिर जैसे आप साउथ की तरफ भी साउथ की तरफ भी ऐसे नीचे जाएंगे तो दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक पॉइंट पे आके मिलने लगती है। तो इसने कहा ये एक समानांतर नहीं होती, क्योंकि गाइस ये कुछ इस तरह से होती हैं, चलिए रुकिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो अब आप इसे समानांतर कैसे कह सकते हैं। समानांतर का मतलब तो गाइस ये हुआ कि यहाँ पे भी दूरी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, हर जगह बराबर। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूरी कम हो रही है, यहाँ दूरी कम होने लगी है, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो आप इसे समानांतर तो नहीं कह सकते। तो ये लिखा है कि इसमें लिखा है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जब हम आते हैं तो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी देखिए विषुवत रेखा पे क्या थी होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जब यहाँ पे हम आते हैं तो दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर है विषुवतीय रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच जो दूरी होती है ना गाइस, वो कितनी होती है 111.33 किलोमीटर, और जब अक्षांशों की हमने देखी थी तो 111 किलोमीटर थी उनके बीच की दूरी। आगे लिखा है कि भारत, इसमें लिखा है भारत पूर्णतः क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमने देखा ना कि जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर ही है पूरा का पूरा भारत, विषुवत रेखा के नीचे नहीं है, ठीक है। अब लिखा है संपूर्ण भारत अक्षांशीय विस्तार, अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो क्या है, यहाँ पे लिखा है अगर आप अंडमान निकोबार को भी देख लें तो अक्षांशीय विस्तार यानी कि ये वाली लाइन, सपोज कि अंडमान निकोबार यहाँ है तो ये लाइन है आपका 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, से लेकर कितनी है ऊपर, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन है आपकी 37 डिग्री 6 मिनट। मतलब नीचे आपका अंडमान निकोबार, ऊपर आपका जम्मू कश्मीर वाला जो है लद्दाख, अब है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये बताया इसने, तो 6 डिग्री 45 मिनट से, वो भी उत्तरी अक्षांश में, ठीक है, अक्षांश उत्तरी है, दक्षिण में नहीं जा रहा है भारत, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों उत्तर में, ठीक है। तो इसकी जो मुख्य भूमि है
मुख्य भूमि मतलब अंडमान निकोबार को छोड़ दिया जाए तो ये आपका हो गया तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर ऊपर आपका लद्दाख वाला एरिया। तो ये है आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगर हम बात करें देशांतर की बात करें, यानी कि ये वाली लाइन की बात करें, तो भारत अगर यहाँ पे आपका गुजरात है और यहाँ पे आपका क्या अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ वाली जो लाइन है वो देशांतर और पूरब साइड पे है ये पूरा जो यामुत्तर रेखा थी ना, जो आपकी ग्रीनविच रेखा अभी हमने देखी थी 0 डिग्री देशांतर के पूरब साइड पे ही है पूरा भारत, पश्चिम में नहीं जाता है। ठीक है, तो ये देखिए पूर्वी देशांतर है, ये भी देखिए पूर्वी देशांतर, दोनों पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ जो ये वाली लाइन है वो है आपकी 68 डिग्री। तो गैस ओके हाँ, तो जो आपकी इस तरह से अगर भारत बनाए तो ये वाली जो लाइन है वो आपकी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और ये वाली है आपकी जो ये अरुणाचल वाली है, अरुणाचल सबसे लास्ट में टच होता है, तो वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, दोनों पूर्वी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार देखिए, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है ना ग्लोब में, उसका विस्तार कहाँ तक है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर पूर्वी, मतलब ऐसा कुछ समझिए कि जैसे आपने ग्लोब बनाया है, ये आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे, यहाँ से ऊपर जाएंगे आप 23 डिग्री 30 मिनट, और जो नीचे वाली लाइन है ना दक्षिण की साइड में, वो भी आपकी है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, और ये वाली है नॉर्थ। तो ये वाला जो एरिया है ना गाइस, वो होता है उष्णकटिबंधीय। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत कहीं यहाँ पे है, कुछ इस तरह से आपका भारत बना हुआ है, यानी कि जो ये वाली लाइन है आधा नीचे है इसके, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, आधा उसके ऊपर है, यानी कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ लिखा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार क्या है आपका 23 डिग्री 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसने लिखा अतः भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों में ही है। ठीक है, 23 डिग्री 30 के नीचे वाला जो है आपका गुजरात से लेकर जो आपकी लाइन ऐसे करके जाती है, अभी आप देखेंगे। ठीक है, उससे नीचे वाला जैसे कि ये वाला देखिए मैप, तो ये बीच वाली लाइन जा रही है कौन सी 23 डिग्री 30 मिनट वाली। ठीक है, इससे नीचे सारा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और इसके ऊपर वाला आपका सारा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हाँ, और एक बार हम जब उसकी बात करते हैं कि अंडमान निकोबार को भी ले लिया यहाँ पे, तो ये 6 डिग्री पे आता है, 6 डिग्री 45 मिनट पे आता है। ठीक है, और ये वाला जो आता है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे आता है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा इससे नीचे है। ठीक है, तो अक्षांश की अगर हम बात कर रहे हैं तो चलिए आइए देखते हैं अब क्या इसमें बचा है। और हाँ, तो इसमें लिखा है कि ध्यात है कि निम्न अक्षांश, जो निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश यानी कि 90 डिग्री, 0 विषुवतीय रेखा से ऊपर नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे 90 डिग्री की ओर जाने पर क्या होता है, दिन और रात की अवधि में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, 0 डिग्री पे आप देखेंगे कुछ और ही दिन रात है, यानी कि 24 घंटे का दिन, 24 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। जब आप नॉर्थ पोल पे चले जाते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है 6 महीने दिन ही हो रहा है और 6 महीने रात ही हो रही है, तो अंतर आ जाता है। ठीक है, अब लिखा है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, अक्षांश का जो प्रभाव है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का जो प्रभाव है वो जब आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं, दिन और रात की अवधि इन सब पर पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसने कहा भारत का विस्तार क्या है, तो यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे जो दा लिखा है ना, दा मतलब होता है देशांतर, तो हमें ये वाला बताना है। यहाँ से यहाँ गुजरात है आपका और यहाँ आपके पास अरुणाचल प्रदेश है, तो ये विस्तार आपको बताना है दोस्तों, उत्तर और दक्षिण के बीच। सॉरी दोस्तों, ये तो पूरा ही गलत है। देखिए भारत क्या है, 2 उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है, तो कैसे इसमें है ही नहीं वो क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 8 ये है उत्तरी अक्षांश यानी कि ये वाली लाइन, और ये वाली है आपकी देशांतर वाली, यानी कि ये वाली लाइन जो है आपकी 68 है, कुछ इस तरह से। देखिए ये आपकी है 68 डिग्री 7 मिनट, ये वाला साइड है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ये वाला अक्षांश है आपका। ठीक है, ये वाला आपका ईस्ट में पूर्वी, और ये है आपका गाइस 8 डिग्री 4 मिनट, और ये है आपका 37 डिग्री
6 मिनट। ये पूरा भारत बनाया हमने, ठीक है। अब इसे लिखा है कि कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो हमने देखी थी ना 23 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा, जिसके नीचे उष्णकटिबंधीय ऊपर उपोष्णकटिबंधीय, ये भारत के बिल्कुल बीच में से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिक्किम से गुजरात वाला जो अक्षांश है निम्नलिखित में से किस एक में से होकर जाता है। तो गाइस ये तो हो गई कहानी खतरनाक, ठीक है। तो गाइस ये देखिए IAS का क्वेश्चन है, इसके लिए तो आपको पूरा का पूरा मैप इस तरह से देखना पड़ेगा, अगर आप इसको स्किप कर दीजिए फिलहाल तो, क्योंकि ये रटने वाला क्वेश्चन है, फिलहाल आप इसे छोड़ ही दीजिए या आप मैप को रट लीजिए। अब लिखा है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब गाइस बहुत सारे जिले हैं, ठीक है। इसमें है जोधपुर, धौलपुर, और इसमें लिखा है जैसलमेर, और इसमें लिखा है नागौर। तो गाइस अब इसमें आप बताइए, इसमें लिखा है जैसलमेर। चलिए आप मैप में देख लीजिएगा कि क्या 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब ये वाली जो है आपकी जो देशांतर रेखा ऐसी वाली है पूर्वी देशांतर, जिस पे लिखा होगा 70 डिग्री, आप मैप में देख लीजिएगा कि वो क्या जैसलमेर से होकर गुजरती है। हाँ भैया गुजरती है, ठीक है। आगे छोड़ देते हैं, या तो इसको क्या फ़ायदा ऐसे क्वेश्चन पे दिमाग खपाने का, ठीक है दोस्तों। अब जो आपका थर्ड पार्ट आता है ना इसी का सामान्य परिचय में, वो है भारत एवं कर्क रेखा। तो वैसे यहाँ क्या लिखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा मिलते हैं। यानी कि आपकी कहीं यहाँ पे ऐसे कहीं पे विषुवत रेखा, उससे जब ऊपर जाते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रही है, यहाँ पे आपको एक ये रेखा मिल रही है, ये रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यानी कि देखिए क्या लिखा है, नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश। तो ये रेखा मिलती है और इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा भारत को लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से गुजर रही है आखिर ये। तो दोस्तों जो ये पीला वाला पार्ट है वो सबसे कर्क रेखा होकर गुजर रही है भारत में, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। आइए देखते हैं कौन कौन सा। तो देखिए एक तो ये आ गया आपका गुजरात, फिर आपका देखिए थोड़ा सा राजस्थान में जा रही है, फिर मध्य प्रदेश में जा रही है, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ में जा रही है, फिर ये जो है आपका झारखंड है, झारखंड में जा रही है। यहाँ पे जो है आपका वेस्ट बंगाल है यानी कि पश्चिम बंगाल है। उसके बाद जो ये छोटा वाला है ये आपका है त्रिपुरा, और ये वाला जो है आपका है मिजोरम है, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 8 राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा कौन सी है, 23 डिग्री 30 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए सूर्य के उत्तरायण, उत्तरायण का मतलब जो है भूमध्य रेखा जो है ना पृथ्वी के बीच में है, ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जब ये सूर्य ऊपर की तरफ जाता है, सूर्य ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसे करके जाता है गाइस, ठीक है। तो क्योंकि भारत जो पृथ्वी है ना वो थोड़ा सा अपनी अक्ष पे थोड़ी सी मुड़ी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है, सूर्य ऐसा लगता नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होता है, ठीक है। तो इसने कहा कि जब सूर्य का उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा से जब उत्तर होने के बाद क्या होता है, होने के बाद से ही क्या होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा। अब जब सूर्य जो है उत्तर की तरफ जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन की अवधि जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। जब आपकी गर्मियाँ आती है ना दोस्तों, तो हमारा जो भारत है वो तो है यहाँ कहीं, ठीक है। अब सूर्य जा रहा है ऊपर, तो भैया गर्मी, जब सूर्य आपके भारत के पास ऊपर चढ़ेगा तो गर्मी बढ़ जाएगी, राइट। फिर तो वो आपका होता है गर्मी वाला सीजन होता है। देखिए कब, इसमें लिखा 31 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में जो है सर्वोच्च बिंदु पर होता है। सपोज कि वो यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ अपने मैक्सिमम बिंदु पे आ जाता है, उसके बाद वो नीचे जाने लगता है, ठीक है। तो जब यहाँ पहुँच जाता है ना, वो कब आता है, 21 जून को आता है, ठीक है। और उसी रेखा पे यानी कि जो कर्क रेखा है ना गाइस, वहाँ तक पहुँचता है, फिर वापस भूमध्य रेखा पे आ जाता है, फिर नीचे मकर रेखा पे जाता है, फिर वापस भूमध्य रेखा पे आता है, फिर कर्क रेखा पे, इस तरह से वो 3 लाइनों के बीच में घूमता रहता है। यानी कि आपकी एक कर्क रेखा और मध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इन तीनों के बीच में सूर्य इस तरह से घूमता रहता है। तो जो ऊपर वाली रेखा है वो है कर्क रेखा, और हमने क्या देखा, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और सूर्य कर्क रेखा पे किस दिन पहुंचता है गाइस, वो पहुंचता है 21 जून के दिन। तो उस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी होती है भारत में, मतलब उस रेखा पे जो जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। देखिए जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर क्या है, दिन की अवधि बढ़ जाती है। और आप देखते हैं ना कि जून में जो है दिन इतने बड़े होते हैं, रातें तो मतलब जब आप अंधेरा देखते हैं ना तो वो आपका होता है कुछ 8 साढ़े 7 बजे के बाद होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ठंड आने लगती है, सूर्य जब आपका नीचे की तरफ भूमध्य रेखा से मकर रेखा की तरफ जाने लगता है, तो आप देखते हैं कि अंधेरा क्या है 5:30 बजे ही हो जाता है, क्योंकि सूर्य भारत से इतनी दूर चले जाता है। चलिए आगे आएगा, हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो गैस वही 8 राज्य आपके दिमाग में होने चाहिए, किस राज्य से, ठीक है। तो इन सब में से किस से होकर गुजरती है, तो गैस उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती, यहाँ से भी नहीं, ओके
ठीक है। तो बिहार से तो होकर नहीं गुजरती है गाइस, लेकिन जब का ये क्वेश्चन था ना गाइस 2000 में, बिहार जो है, बिहार से जो है झारखंड अलग हो जाता है। तो ये 2000 से पहले, सन 2000 से पहले का क्वेश्चन है, 1990 का है। तो गाइस उस वक्त तो बिहार आंसर होता था, लेकिन अभी क्या है, उसका आंसर झारखंड है। तो 8 राज्य आपको देखने हैं, इसमें आप देख लीजिए कौन कौन से। देखिए गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, याद रख लीजिए, रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। उस समय तो वो झारखंड नहीं था, उस समय तो ये बिहार था, 1990 की बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए, ये आपको बता रहे हैं दोस्तों, अब आप बता सकते हैं। कर्क रेखा गुजरती है, फिर आपको कोई एक राज्य बताना है कहाँ से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो गाइस 8। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो गाइस ये आप बता दें, ठीक है। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है, तो ये हो गया खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है गाइस। अब आपको पता होना चाहिए भैया कौन कौन से शहर, कौन कौन से नगर कर्क रेखा के आसपास है, तो भैया वो तो बहुत सारे हैं, ठीक है। आप कितना याद कर लोगे, तो इस क्वेश्चन को या तो स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है गांधीनगर, गुजरात में है, ठीक है। आप देख लीजिए कि गुजरती है या नहीं, अपना एटलस खोलिए और देख लीजिए। इसे समझना और इसे रटना तो बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत सारी ऐसी तो हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं स्किप करने के लिए, छोड़ने के लिए, ठीक है। ये उनमें से ही क्वेश्चन है कि छोड़ दो भैया, थोड़ा आइडिया है तो ठीक है, बिकॉज क्या है, बहुत सारे जो इसमें नगर हैं वो दूर दूर होंगे कर्क रेखा से काफ़ी। जैसे आप मान लीजिए जबलपुर है, जबलपुर आपका कहाँ पे, देखिएगा देखिए कर्क रेखा आपकी है 23 डिग्री 30 मिनट पर है। तो हम देखेंगे भैया इसके आसपास कौन सा है, तो हालांकि ये भी आसी पास है गाइस, ये भी आसी पास है, ठीक है। और दूसरा वाला देखते हैं, आइए। तो गाइस सारे ही आस ही पास हैं, ठीक है। आप इसका आंसर नहीं दे सकते भाई, बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम है, फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि इन सब में से दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और कोलकाता में से कौन सा सबसे पास में। तो एक काम करिए, जो कर्क रेखा के आसपास के बहुत ही जो इंपॉर्टेंट बड़े शहर है ना गाइस, शहर है जो बड़े शहर हैं, नामी शहर हैं, उनको उसको देख लीजिए। जैसे कि कलकत्ता है इसमें, तो कलकत्ता तो आपको देखना बनता है, कलकत्ता देखना पड़ता है, कहाँ है, दिल्ली देखना पड़ता है, कहाँ है, लखनऊ देख लीजिए कहाँ पे, गांधीनगर देख लीजिए कहाँ पे। तो ये बहुत, ये क्या है, ये बड़े शहर हैं, इनको देख लीजिए कि वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका आंसर है कलकत्ता गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को जो है 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है, तो गाइस कौन सी है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा किस पे, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। गाइस इस पर बहुत ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्या लिखा है, दक्षिण लिखा है, उत्तर लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। तो इसमें कुछ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो गाइस ये तो आसान है, ठीक है। तो हमने 8 राज्य देखा था, अब हम देख लेंगे कि उसके उत्तर में कौन सा है। देखिए मिजोरम से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि वो कर्क रेखा पे है, ना कि उत्तर में है, ठीक है। झारखंड से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो बिल्कुल गुजरती है। त्रिपुरा से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑब्वियसली जो मिजोरम है, मिजोरम के ऊपर आता है आपका मणिपुर, यानी कि कर्क रेखा अगर मिजोरम से गुजर रही तो उसके ऊपर है मणिपुर, तो ये हो गया उसके उत्तर में। ओके, इसके लिए आपको मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इसमें लिखा है जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है, तो गाइस जून, यानी कि जब हमारी जो सूर्य होता है ना वो कर्क रेखा पे होता है। तो गाइस आइए देखते हैं, एक बार मैप बनाते हैं। तो जो मैप बनेगा ये आपका बन गया आपका जम्मू कश्मीर, ये हो गया आपका राजस्थान, ये हो गया आपका गुजरात, ये कुछ ऐसा हो गया, यहाँ से आपका उत्तराखंड हो गया, ये नेपाल हो गया, ये सिक्किम हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ से आपका त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया यहाँ से, फिर गाइस यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, और ये हमारा भारत बन गया किसी तरह से। ओके, अब देखते हैं हैदराबाद कहाँ है गाइस, ये हो गई आपकी कर्क रेखा। तो हैदराबाद आपका कहीं यहाँ है, चेन्नई आपका कहीं यहाँ है, भोपाल यहीं कहीं है, दिल्ली आपका यहाँ है। तो बताइए कौन सी जगह, सॉरी गाइस थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो दिल्ली भी आपका यहीं कहीं है और भोपाल भी ऑलमोस्ट यहीं पे। तो इसमें जो है अधिक अवधि, ओके, दिन की अवधि कहाँ सबसे ज़्यादा होगी दोस्तों, आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए कहाँ पे होगी, जो कर्क रेखा के बिल्कुल ही पास में होगा, ठीक है, वहाँ पे दिन की अवधि बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सूर्य तो आपके सर पे ही होगा, तो उसे डूबने में लगेगा समय। तो इसका आंसर है दोस्तों दिल्ली। उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है, सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर यानी उत्तरायण होने या उत्तर में जाने के बाद क्या होता है, तो जाने के बाद ही क्या है, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि होती है, बढ़ती है, ठीक है। और 21 जून को सूर्य जो है उत्तरायण स्थिति के सर्वोत्तम बिंदु पे होता है, यानी कि कर्क रेखा पे होता है 21 जून को, ठीक है। फिर लिखा है इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर
दिन की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति जो है इन सब में क्या है, पास में है किसके, कर्क रेखा के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप हर एक को नहीं देख पाएंगे। चलिए, कर्क रेखा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कर्क रेखा के पास हम एक बार देख लेंगे जो बड़े बड़े शहर है। तो इसमें है गाइस जबलपुर। हालांकि गाइस इसमें आप ऑप्शंस देखेंगे जरा, तो अगर आपको रटा नहीं होगा तो आप इसका आंसर नहीं दे सकेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दें। तो कितना कितना अंतर है, 11 मिनट का, 2 मिनट, 9 मिनट। ओके, यहाँ तो चलिए 25 जो भी है बहुत ही पास है, ये कोई बहुत दूर नहीं है कि आगे यार बड़ी दूर है। ठीक है, हम अंदाज़ा लगा लेंगे तो अंदाज़ा नहीं लग सकता है। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, पढ़ सकते तो पढ़ लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब गाइस इसके बाद एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है हमारा मानक समय। चलिए आइए मानक समय भी देख लेते हैं क्या होता है। इसमें लिखा है भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा और भारतीय मानक समय। ठीक है, क्या है गाइस, यहाँ पे है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी कि अगर आप इंडिया का मैप बनाते हो ना, इस तरह से कुछ मान लीजिए आपने बना दिया, यहाँ पे आपका गुजरात है, ये कुछ है, और ये आपका जो भी है बन गया। तो इसके अगर बिल्कुल आप सेंटर से एक लाइन खींचेंगे ना, तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे खिंचती है। ठीक है, और ये लाइन कौन सी होती है, ये अभी मैप मैंने सही से नहीं बनाया, बट ये जो लाइन होती है वो होती है ये वाली, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये बिल्कुल इंडिया के सेंटर से होके जाती है। ठीक है, तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय बोल देते हैं। मतलब इस लाइन पे जो भी समय होता है उसको हम उसी को कंसिडर करके हम पूरे भारत में वही समय लेते हैं। तो इसको यहाँ बोला IST, यानी कि भारतीय मानक समय या प्रमाणित मध्याह्न रेखा। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि ये देशांतर रेखा कहाँ, इलाहाबाद के, यानी कि जो वर्तमान में प्रयागराज है उस, और मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। मतलब अब देखोगे तो उस लाइन पे कौन कौन से शहर आते हैं, यहाँ पे मिर्जापुर लिखा है और इलाहाबाद लिखा है, यानी कि प्रयागराज लिखा है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य से क्या है 5 घंटे 30 मिनट आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे भारत, जैसे यहाँ पे है ग्लोब है गाइस, यहाँ पे है भारत, और यहाँ पे हमने कहा था कि जो ग्रीनविच रेखा है वो आपकी लंदन से होकर गुजरती है। लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ से होकर गुजरती है। तो दोस्तों जब हम यहाँ से जब हम देखते हैं ना कि इस तरह से कुछ अक्षांशीय रेखाएं, तो ये जो भारत वाले पे आती है ना, यानी कि इस पे जब आती है, तो जब हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो गाइस कितनी देर का अंतर आ जाता है, तो इतनी देर का अंतर आता है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आता है। तो यही है। ठीक है, ग्रीन GMT बोलते हैं इसको, ग्रीनविच मध्याह्न, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, GMT बोलते हैं इसको। तो हमने देखा होगा कि अधिकतर आप जब फ़ोन में अपना जो टाइम सेट करते हो ना, तो यहाँ पे देखते हो आप साढ़े 5 घंटे GMT लगाते हो। ठीक है, तो वो यही है कि वो जो लंदन वाला है वहाँ से भारत के बीच में जो घंटों का जो गैप आ जाता है ना गाइस, वो 5.5 घंटों का है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, ध्यात है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को जो है आपका 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। ठीक है, तो यानी कि 30 मिनट लिखा है, इसके जो है देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहत अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय के लिए में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप यहाँ बैठे हैं ना, कोई बंदा यहाँ गुजरात में बैठा है, यहाँ कोई अरुणाचल प्रदेश में बैठा है। अब क्या है कि यहाँ पे अगर सपोज कि यहाँ पे सूर्य निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है कितने बजे, मान लेते हैं 5 बजे निकल रहा है। ठीक है, लेकिन सूर्य को यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने में पूरे 2 घंटे का समय लगता है। इतना गैप है, भारत इतना बड़ा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सूर्य को लगता है 2 घंटे का गैप। यानी कि अगर यहाँ 5 बजे निकल रहा है तो यहाँ पे निकलेगा गाइस कितने, 7 बजे। अगर आप आज भी देखेंगे ना, तो अगर आपके यहाँ 6 बजे अंधेरा होता है ना, तो वहाँ पे 6 बजे अंधेरा नहीं होता है, वहाँ पे 8 बजे अंधेरा होगा। ठीक है, तो भारत में भी इतना डिफरेंस है। देखिए इसमें लिखा है, अतः प्रशासनिक और अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु क्या है 82 डिग्री 30 मिनट क्या पूर्वी यामोत्तर, यानी कि क्या है देशांतर को भारत मानक यामोत्तर चुना गया। तो भारत का मानक यामोत्तर कितने को, अब देखो, अब ये तो है नहीं कि भैया 4 बजा लो वहाँ पे, 7 बजा लो यहाँ पे। ठीक है, इतना तो नहीं कर सकते ना दोस्तों। तो हमने क्या किया, बीच में एक लाइन खींची है, उसी को हम पूरब में भी मान लेते हैं, उसी को हम पश्चिम में भी मान लेते हैं, चाहे 2 घंटे को अंतर हो, चाहे जो भी हो, टाइम हम वही मानते हैं। हमने कहा जो भैया उस लाइन से होकर गुजरता है टाइम, सपोज कि 4 बज रहे हैं तो पूरे भारत में 4 ही बज रहे हैं। ठीक है, चाहे अंधेरा वहाँ पे पहले हो जाए, चाहे अंधेरा वहाँ पे बाद में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत की मानक समय रेखा। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं, वही वाली ये लाइन खींची है, कौन सी 82 डिग्री 30 मिनट वाली। ठीक है, तो ये कहाँ से होकर गाइस देखिए गुजर रही है। अब आपको लगेगा यार ये वाली साइड तो बहुत ज़्यादा, ये वाली साइड तो गाइस ये वाली साइड भी उतनी है, मतलब ये है पूरा सेंटर में है।
तो देख लेते हैं ये क्या, यहाँ पे इसने कहा था प्रयागराज से गुजरी है, उत्तर प्रदेश से किस किस राज्य से गुजरी है ये देख लेते हैं। तो एक यहाँ पे गुजरी है उत्तर प्रदेश से, फिर ये यहाँ पे गुजरी है मध्य प्रदेश से, फिर यहाँ आता है छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा आता है और आंध्र प्रदेश होता है। तो यानी कि कितने 5 राज्यों से होकर ये वाली लाइन जो है हमारी गुजर रही है, जिससे हम टाइम, सपोज कि इस पर 2 बज रहे हैं, ठीक है, सपोज कि 2 बज रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 ही बजेंगे, यहाँ पे भी 2 ही बजेंगे, चाहे इन दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप हो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो गाइस कहाँ 5 शहरों राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो है आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक चीज़ अब इसमें लिखा है यामोत्तर रेखा, जो है प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री के पूरब और पश्चिम दोनों और क्या है 180 तक देशांतर रेखाएं होते हैं। मतलब इसका क्या है देखिए दोस्तों, तो जैसे कि हमारे पास ये ग्लोब है, ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है। अब क्या है, अब जब हम इस तरह से जाते हैं ना, इस तरह से उससे पूरा घूम जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर गोल घूम के हम पीछे वाली लाइन पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो जब हम पीछे वाली लाइन पे पहुँचते हैं तो 1 से लेकर वो हो जाता है 180, पीछे वाली लाइन 180 पे आती है। तो जब हम यहाँ से 0 वाली हटा देते हैं, ये आपकी पहली हो गई 1, तो जब आप यहाँ से पूरा घूम के आते हो तो 180, राइट, 180 मान लिया। अब यहाँ से भी हम जाते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, तो वो जो 180 वाली है और इधर वाली 180 वाली तो एक ही रहेगी। तो अब यहाँ पे 180 को काउंट मत करिए, यहाँ पे आप काउंट करिए 179, ठीक है, 179 काउंट कर ली, प्लस हमने इस 0 डिग्री को तो काउंट ही नहीं किया, 0 डिग्री वाली को, तो ये भी 1 हो गई। यानी ये समझ लीजिए कि 180 ये हो गई, 179 प्लस 0 डिग्री यानी कि 1 और 180, तो 180 टोटल हो गई आपकी 360। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होती है 360 तक होती हैं जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं, राइट। तो पहली 1 से 180, फिर दूसरी 1 से 179 और 0 वाली को भी आप मिला लें तो 180 180 300 कितनी हो गई 60 हो गई। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती हैं। अगर हम ऐसे देखें पूरी एक होती है, तो आधी पृथ्वी इधर आधी इधर, दूसरी कहीं से भी आप देशांतर रेखा इस तरह से बना देना तो पूरी पृथ्वी को बराबर भागों में ही बांटेंगी। लेकिन अक्षांशों में नहीं होता है गाइस। देखिए अक्षांशों में क्या होगा, तो ये अगर मान लो ये वाला अक्षांश हम ले लें तो क्या ये बराबर भागों में बांट रही है, ये और ये नहीं बांट रही ना। लेकिन देशांतर रेखा हमेशा क्या है, पूरी पृथ्वी को आप यहाँ खींचेंगे तो ये पूरी इस तरह से गोल बनेगी आगे और पीछे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से गोल बनेगी, तो एक पार्ट ये वाला हो जाएगा और एक पार्ट इसके पीछे वाला हो जाएगा। तो यानी कि देशांतर आप कोई भी ले लीजिए बराबर भागों में ही काटेगी, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जो इसलिए क्या है, इन सभी को जो है महान व्रत बोलते हैं। ये पूरा का पूरा व्रत होता है गाइस। लेकिन अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें तो देखिए महान व्रत का मतलब होता है सबसे बड़ा व्रत। तो बड़ा बीच वाला देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ ऊपर की बात करेंगे तो ये वाला देखिए कितना छोटा व्रत है, ठीक है। तो जो हम अक्षांशों की अगर बात करते हैं, अक्षांती रेखा की, तो सिर्फ इसमें एक ही है महान व्रत। लेकिन अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं गाइस, तो देखिए आप कहीं पे भी देखिए तो सारे के सारे जो व्रत होते हैं वो महान ही होते हैं, मतलब सबसे बड़े व्रत होते हैं। यहाँ से खींच लीजिए आप, चाहे आप यहाँ से खींच लीजिए आप, चाहे यहाँ से खींच लीजिए, सारे जो है आपके महान व्रत ही होते हैं, ठीक है। ये तो गाइस मैंने बता दिया आपको, हालांकि रेखाएं सीधी सीधी जाती हैं सारी। तो ये क्या महान व्रत कहे जाते हैं, ठीक है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा पूरब में स्थित 180 तक सभी देशांतर रेखाएं जो है पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम वाली सारी 180 जो होती है पश्चिमी देशांतर रेखा। मतलब इसने कहा कि अगर हम इससे, तो ये यामोत्तर प्रधान यामोत्तर रेखा है, इससे जब पूरब की तरफ जाते हैं तो होती है आपकी पूर्वी देशांतर, पूर्वी में जाते हैं तो वो पूर्वी देशांतर रेखाएं होती हैं, और पश्चिम में जितनी भी ये रेखाएं खींची हैं वो आपकी पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं। 180 इधर 180 इधर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 24 घंटे में क्या है 360 घूम जाती है। मतलब जो आप देखें तो पृथ्वी क्या है 24 घंटे में पूरा अपना एक चक्कर घूम लेती है। तो एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है, और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितनी है आपकी 360 ही होती है, ठीक है। यानी 180 प्लस 179 प्लस 1 यानी 180, तो 360, तो 360 घूमती है 24 घंटे में, और 360 ही आपकी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। मतलब इसका क्या कहने का मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री घूमने में इसको कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। तो अगर हम इसे मिनट में लिख देंगे इस, तो वो हो गया आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1 निकालें तो 1 डिग्री का जब आप निकालेंगे ना यहाँ से, तो 1 डिग्री देशांतर रेखाओं के मध्य 1 डिग्री देशांतर रेखा पे जाने में आपको कितना 14 मिनट का समय लगता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये कर दिया इन्हें
1440 डिवाइडेड बाय 360, मतलब इसने क्या लिखा है 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं, यानी 24 घंटे इंटू 60 इज इक्वल्स टू 1440। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, इसको अपॉन कर दो 360 को, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 मिनट। ठीक है, मिनट में है, तो आपको 1 डिग्री जाने में, यानी कि जब आपकी ये है तो इस तरह से आपकी देशांतर रेखा है, तो इसने कहा कि आप यहाँ खड़े, यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे सपोज कि 0 डिग्री है, फिर यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसने कहा जब 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहे हैं, तो 1 डिग्री में जब 4 मिनट लग रहे हैं तो भैया 15 डिग्री में कितने मिनट लगेंगे, 4 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 60 मिनट लगेंगे, यानी कि 1 घंटा लगेगा। तो इसने कहा 15 देशांतर पर क्या है, 1 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, तो जो 15 देशांतर पे 1 घंटे का अंतर आ गया, तो हमने क्या कहा कि जो लंदन है वहाँ से लेकर जब इंडिया का आता है ना 82 डिग्री पे, तो गाइस जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ आएगा 5.5 घंटे, 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आ जाता है। ये कैलकुलेट करके आप देखिएगा। ठीक है, 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो उसके बाद 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो देखिए 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 और प्लस 15, वैसे ही 1 घंटे का है, 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो 15 15 5 जा कितना होता है, 75 होता है गाइस, ये तो होता है। फिर उसके बाद हमारे पास 75 हो गया, तो यानी 75 डिग्री तक हम पहुंच गए, यानी कि 5 घंटे में हम 75 डिग्री पहुंच गए। ठीक है, और हमारा क्या है, बीच में जो लाइन भारत की जाती है वो 82 डिग्री पे है, तो यानी 5 6 7 अप्रॉक्स 7.5 7.5 और। ठीक है, तो 15 का हाफ भी 7.5 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 घंटे में 15, तो 7.5 मिनट, यानी कि आधे घंटे में 7.5 मिनट जाएगा। तो वैसे यहाँ पे हो गया 5.5 घंटे। तो इसी तरह से कैलकुलेट करके निकाल रखा है कि वो 5.5 डिग्री का GMT आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सूर्य पूर्व में उदित होता है, जापान की साइड से आता है, फिर इंडिया पे आता है, फिर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाता है, और पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती रहती है। मतलब पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, इस तरह से। अगर सूर्य आपका ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ पूर्व से पश्चिम जा रहा है, तो पृथ्वी जो है आपका, सूर्य आपका सपोज कि पृथ्वी है, यहाँ से उग रहा है और इस तरह से जा रहा है, तो पृथ्वी आपकी कुछ इस तरह से घूमती है, उल्टा। तो इसमें लिखा है 0 प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर जो है GMT से आगे, और पश्चिम की ओर जाने पर समय जो है GMT से पीछे जाता है। ठीक है, जब हम आगे जाते हैं ना, तो जब इस लाइन से हम जब इधर जाते हैं तो हम कहते हैं भैया समय आगे है। मतलब अगर इसमें जो रात के 12 बज रहे हैं ना, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे बज रहे हैं रात के 12। ठीक है, तो 12 बज रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम इस साइड जाएंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, समय आगे होगा, ना कि पीछे। तो आगे होने का मतलब है कि यहाँ पे जो है अगला दिन, मतलब अब इसे कैसे समझाया जाए दोस्तों, तो गाइस इसे कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे कि ये आपकी हो गई पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गई है। सपोज कि यहाँ पे बज रहे हैं, जो आपका लंदन वाला टाइम है वो बज रहे हैं रात के 12। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अगर हम पूरब की साइड जाते हैं तो समय होगा आगे, रात के 12 बज रहे हैं सपोज 6 तारीख के। ठीक है, अब यहाँ पे समय आगे होगा, यानी सपोज कि यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं। ठीक है, यहाँ 6 बज रहे हैं लेकिन 7 तारीख के। ठीक है, यहाँ पे जो है आगे हो गया, आगे हो गए समय का मतलब है कि यहाँ पीछे जो है हमारा कि 6 बज रहे, 6 जो भी है 12 बज रहे हैं 6 तारीख के रात के 12। ठीक है, लेकिन जो यहाँ अगर हम पूरब की साइड जाते हैं समय आगे होता है, यानी आप एक दिन आगे चले गए, या जो भी है आप 6-7 घंटे आगे चल रहे हैं, यानी कि वहाँ सूरज उग चुका है, वहाँ उगने में अभी उसको 6-7 घंटे बाद ही उगेगा। ठीक है, तो यहाँ तो भैया 7 तारीख आ गई है, यहाँ आने में 6-7 घंटे लग जाएंगे, यानी कि ये बाद में आएंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जब हम इस साइड जाते हैं तो वो समय होता है पीछे का। सपोज कि यहाँ पे 6 बज रहे हैं सुबह के, तो यहाँ 6 बजेंगे पूरे 6-7 घंटे बाद, यानी कि ये साइड आपकी चल रही है पीछे। ठीक है, ये साइड आपकी कौन सी चल रही है, पीछे चल रही है। अगर आपके यहाँ पे 6 बज गए हैं सुबह के, सूर्य निकल गया है, तो सूर्य को यहाँ पहुँचने में लगेंगे सपोज कि 6-7-8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि वो वाली साइड पे सूर्य बहुत देर से पहुँचेगा, तो ये समय चल रहा है पीछे। ठीक है, आप बस ऐसे समझ लिए। यहाँ पे सूर्य जो है पहले निकल जाएगा, तो ये समय चल रहा है आगे, यहाँ तक सूर्य को आने में लगेगा टाइम 6-7-8-10 घंटे लग जाएंगे, मान लेते हैं हम 6 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सूर्य उग चुका है, ये समय चल रहा है आगे, लेकिन यहाँ पे सूर्य जाने में लगेगा बहुत समय। ठीक है, यहाँ बाद में पहुँचेगा, तो ये समय चल रहा है पीछे। तो बस यही चीज़ लिखी है। ठीक है,
तो जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो गाइस क्या होता है, 12 घंटे पीछे चल रहा होता है समय, लेकिन जब पूर्व की तरफ जाते हैं तो 12 घंटे आगे चल रहा होता है समय। ठीक है, अब लिखा है 180 पूरब और 180 जो पश्चिम देशांतर है में कुल जो है 24 घंटे, यानी कि एक दिन मतलब दिन रात का अंतर हो जाता है। जब आप ऐसे पूरा घूम के जब चलते हैं ना 180, जैसे ये वाला तो आपका 0 डिग्री, लेकिन जब आप घूम के पीछे वाली लाइन पे जाएंगे, इसके ग्लोव के पीछे वाली लाइन पे जाएंगे तो वो हो जाती है 180 वाली। तो जब उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं ना तो गाइस एक दिन मतलब उसमें क्या है, एक जो है दिन रात का अंतर आ जाता है। ठीक है, एक दिन चेंज हो जाता है पूरा। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है कि भूपृष्ठ पर 180, तो इसमें लिखा है भूपृष्ठ पर 180 पूर्व पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। जो पीछे वाली 180 वाली होती है ना गाइस, यहाँ से हम जैसे 0 से चले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 180, तो 180 पीछे वाली रेखा होगी। तो गाइस जो पीछे वाली रेखा होती है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, और जो आगे वाली 0 डिग्री होती है वो होती है प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पीछे वाली जो 180 वाली है वो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, और जो आगे वाली होती है वो प्रधान यामोत्तर रेखा होती है, याद रखिएगा, या ग्रीनविच रेखा होती है। ओके दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं और इस चैप्टर को यहीं पे अभी रोक देते हैं। बाकी का जो पार्ट होगा वो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर क्या है, अर्धरात्रि है। ठीक है गाइस, एक काम करते हैं, रुकिए एक बार। तो वैसे ये वीडियो हो गई है काफ़ी बड़ी। एक काम करते हैं, जो बाकी का आगे का है ना चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी कल की वीडियो में। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है आपको, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया या मुझे टाइम लग गया, तो कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरा चैनल है वो है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों चलिए फिर अब जो है हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने जो भी है नेक्स्ट चैप्टर है उसके, मतलब अभी तो वही कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अभी जो हम नेक्स्ट इसका पार्ट आ जाएगा दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।